वाले धमाके के साथ विलाक पूरी तरह दंग रह गया। सामने का नजारा उसकी सोच से बाहर था। सिस्टम नोटिफिकेशंस पागल हो गए थे। सुपर रिजेनरेशन इवॉल्व होकर अनडेड गॉड बन गया था और उसे फॉरबिडन स्किल का ज्ञान भी मिल गया था। धुआं हटने पर हांस मलबे से उठा। उसका दबाव दम घोंटने वाला था। दूर उठते हुए बैंगनी धुएं को देखकर सैनिकों को लगा कि कहीं आग लगी है, लेकिन इस धुएं का रंग अजीब था। लेड करने वाले नाइट ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। यह धुआं अजांटू की तरफ से आ रहा था। हवा में लकड़ी जलने की नहीं बल्कि खतरे की महक थी। उसने तुरंत वापस जाने का फैसला किया। सेंटेस लिएस्टा को बताना होगा, यह आग नहीं बल्कि कोई शहर में कत्लेआम कर रहा है। यह राख मौत का ऐलान लग रही थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा शहर नर्क बन चुका था। हर तरफ हड्डियां पड़ी थीं। उस बैंगनी मैजिक के बीच असली मॉन्स्टर सामने आ गया था। कौन सोच सकता था कि अनडेड किंग सच में जिंदा हो गया। अब सब कुछ बदल गया था। विलक की आंखें फटी की फटी रह गईं। हांस की ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा थी। उसने अल्टीमेट एवोल्यूशन पूरा कर लिया था, एक लीच का असली रूप। यह सिर्फ ताकत बढ़ना नहीं बल्कि एक बड़ा जंप था। जब तक उसका कोर नहीं टूटेगा वह बार बार जिंदा हो सकता है। वह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे मारा नहीं जा सकता। सबसे डरावनी बात यह है कि सारी मैजिक और नॉलेज अब उसके कंट्रोल में है। ये ताकत अगर एक बार फट गई तो कोई नहीं रोक पाएगा। यह अचानक निकला काला धुआं विलक को डराने लगा। वह अभी समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है कि खतरा सामने आ गया। साइड के सैनिकों ने जल्दी रिएक्ट किया और चिल्लाए कि सब भागो, लेकिन बात खत्म होने से पहले ही वह अंधेरे में खींच लिए गए। विला कभी पीछे मुड़ भी नहीं पाया था कि उसे बुरा एहसास हुआ। दुश्मन उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। यह कोई नाटक नहीं था। इसी पल हजारों काले कांटे निकले। विलक को बचने का मौका भी नहीं मिला। उसका शरीर आर पार हो गया। इस ताकत के सामने कोई भी कोशिश बेकार थी। यह बैटलफील्ड अब उनकी कब्र बनने वाली थी। विलक अब फंस चुका था। काले स्पाइक्स ने उसे वहीं जकड़ लिया था। हांस हंसा और बोला, अब तुम बस एक चलने फिरने वाला खून का बैग हो। विलक समझ नहीं पा रहा था कि उसने टुकड़े की ताकत को कैसे एब्जॉर्ब कर लिया। वह पागल कर देने वाली डार्क विल को उसने कैसे झेला। तभी हयिंगची खामोशी से उसके पीछे प्रकट हुआ और ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये इसलिए क्योंकि मैं कभी अकेले नहीं लड़ रहा था। विलक कुछ समझ पाता उससे पहले ही हाइंस ने उसका गला चबाकर तोड़ दिया। दर्द भरी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। ये एक तरफा शिकार था। जैसे ही खून सिस्टम में गया नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। हाइंस ने आखिरकार सारी एवोल्यूशन कंडीशंस पूरी कर ली थी और वह एक लोअर लेवल वैम्पायर से सीधा एक असली प्योर ब्लड लीडर बन गया। इस लाल रोशनी के धमाके ने दिखा दिया कि एक असली राक्षस पैदा हो चुका है। अब जो होने वाला है शायद उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हाइंस ने अपने होंठों से खून पोंछा। अब वह एक असली प्योर ब्लड लीडर बन चुका था। यह एहसास बहुत शानदार था। उसे आखिरकार ताकतवर बनने का शॉर्टकट मिल गया था। बस अपने जैसे लोगों को खाते रहो और ताकत बढ़ाते रहो। बाकी बचे वैम्पायर्स में से कोई नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ विलक के बचे हुए लोग जंगल में बुरी तरह भाग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर मायूसी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ताकतवर लीडर को इतनी जल्दी मार दिया जाएगा। लीडर फेलिटा अपने हाथ में रखी राख को देख रही थी। वह समझ गई थी कि इस बार उनका सामना किसी बहुत खतरनाक दुश्मन से हुआ है। सिर्फ उसकी बची हुई मैजिक एनर्जी ही लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। सूरज निकलने वाला था, इसलिए वह एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे चुपचाप अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ भाग गए। अगर जल्दी मदद नहीं बुलाई तो यह इलाका उनके हाथ से निकल जाएगा। यह बंदा काफी तेजी से भाग रहा था और भागते हुए गालियां भी दे रहा था। उसे लग रहा था कि बाकी वैम्पायर्स तो बस दिखावे के लिए ताकतवर थे। असली लड़ाई में सब नकारा निकले। उसे लगा कि उसने पीछा करने वालों को चकमा दे दिया है, पर अफसोस वह बहुत जल्दी खुश हो गया। जिस पल उसे लगा कि वह सुरक्षित है, मौत ने चुपके से उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। अब उसका खेल खत्म हो चुका था। शहर की सारी परेशानियां हांस ने साफ कर दी थीं। एक भी जिंदा नहीं बचा। दूसरी तरफ हाइंस डायना और उसके भाई को लेकर एक काफिले के साथ उस मुसीबत भरी जगह से निकल गया था। सीन बदला और माहौल बिल्कुल अलग हो गया। अभी तक जान बचाने की भाग दौड़ थी और अब हाइंस बाहर बैठकर मीट भून रहा था। यहाँ तक कि उसने बड़े शौक से नमक मिर्च भी छिड़का। उसके तौर तरीके देखकर लग रहा था कि उसे पिछली लड़ाई की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए असली सफर तो अब शुरू हुआ था। स्पेशल स्टेक तैयार था। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। डायना और उसका भाई खुशी खुशी खा रहे थे और बार बार शुक्रिया कह रहे थे। हाइंस साइड में बैठकर यह सब देख रहा था और उसे भी सुकून मिल रहा था। उस सपनों में आने वाले शहर से निकलने के बाद उनके दिलों का बोझ हल्का हो गया था। सुनने में आया कि वे पूरब में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। डायना को चिंता थी कि शायद वे उन्हें बोझ समझकर स्वीकार न करें। हाइंस ने बस इतना कहा, चिंता मत करो। असल में उसने पहले ही सोच रखा था कि अगर वे नहीं मानेंगे तो वह पैसे देकर मामला सुलझा लेगा। आखिर इतने समय तक साथ रहने के बाद अलग होना मुश्किल था। हाइंस ने खुद पर हंसते हुए सोचा, कभी वह भी इन फालतू जज्बातों में नहीं पड़ता था। लगता है यह सफर उसे एक आम इंसान जैसा बना रहा था। डायना ने हाइंस के कान में धीरे से पूछा कि क्या उसे खून पीने की जरूरत है। वह लड़की शायद गलत समझ रही थी कि वह अब भी कमजोर है। हाइंस हंसने लगा और हाथ हिलाकर मना कर दिया। वह पहले ही पेट भर चुका था।
सच तो यह था कि शहर में बचे हुए सारे वैम्पायर्स उसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स बन चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हांस भी खाली नहीं बैठा था। वह बची हुई लाशों को वफादार अनडेड में बदलने में लगा था। हांस साइड में खड़े होकर निर्देश दे रहा था। यह स्पेस बिल्कुल अनलिमिटेड कैपेसिटी जैसा था, कितने भी अनडेड भर लो, जगह कम नहीं पड़ती थी। अपने काम को देखकर हांस के दिमाग में नए प्लान्स चल रहे थे। फॉरबिडन मैजिक और इविल इंटेलिजेंस का यह एक्सपेरिमेंट अगर और बेहतर हो जाए तो पता नहीं क्या खतरनाक चीज बन जाएगी। जैसे ही स्पेस रिफ्ट खुला, मुसीबत भी दरवाजे पर आ गई। यह बंदा यहाँ का लोकल बॉस लग रहा था। उसने मास्क पहने हुए हांस को घूरा और गुस्से में कहा कि वह एबिस कवेनेंट का भेजा हुआ चोर है। उसे लगा कि हांस ने न सिर्फ उनका ठिकाना तबाह किया, बल्कि जरूरी टुकड़े भी चुरा लिए। गलतफहमी बढ़ गई थी। सामने वाला सुनने के मूड में नहीं था। हांस कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां का माहौल कातिलाना हो गया। ऑवर ने बिना वक्त गंवाए अपनी लाल रंग की भारी दरांती उठाई और हांस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उसका वार बहुत ताकतवर था। ऐसा लगा कि वह 2 टुकड़े कर देगा, पर हांस धुआं बनकर गायब हो गया और बच गया। अब आओवर को शक होने लगा। उसे समझ आ गया कि वह किसी मुश्किल दुश्मन से टकरा गया है। ये प्योर ब्लड वाले सच में बहुत खतरनाक होते हैं। वह संभलता उससे पहले ही उसकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। हांस चुपके से उसके पीछे आ गया था। अब बाजी पलट चुकी थी। असली खतरा अब उसके सर पर मंडरा रहा था। भागना इतना आसान नहीं। दुश्मन ने पहले ही ब्लड बैरियर बना रखा था। रास्ता पूरी तरह बंद था। जबरदस्ती निकलना मुमकिन था, पर नई मिली ताकत अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए अभी लड़ना सही नहीं था। जब वे इल्जाम लगा ही रहे थे तो क्यों ना नाटक पूरा किया जाए। हांस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अबिस कवेनेंट का हांस हूँ। ये नाम याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। यह कहकर वह सबके सामने गायब हो गया। उसका भागने का अंदाज काफी कूल था, बिल्कुल एक विलेन जैसा। अगली बार जब मिलेंगे तो कौन शिकार होगा, यह कहना मुश्किल है। हांस के जाने के बाद वहां के गार्ड्स को वह डायलॉग बहुत अजीब लगा। सब कह रहे थे कि यह कितना पुराना और घटिया डायलॉग था। आओवोर अब मजाक के मूड में नहीं था। वह बस ये सोच रहा था कि हांस ने बैरियर कैसे तोड़ा। वह कुछ समझ पाता तभी एक सिल्वर तीर आकर लगा और पास खड़े गार्ड को गिरा दिया। एओवर अब पूरी तरह हैरान था। ये होली चर्च के लोग थे जो उनका शिकार करने आए थे। लगता है असली दुश्मन आ चुके थे। दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। होली चर्च की भारी फौज दरवाजे पर आ चुकी थी। अब वैम्पायर्स की शामत खत्म होने वाली थी। होली चर्च के लोग कब्रिस्तान तक पहुंच गए थे। आओवर गुस्से से पागल हो गया। उसे समझ आ गया कि उस लाइच ने उसे बेवकूफ बनाया है। शहर में रुककर वक्त बर्बाद करना सिर्फ इन मुसीबतों को यहाँ बुलाने के लिए था। उसने मुट्ठी भिंची और कसम खाई कि चाहे हंस कहीं भी छुप जाए, वह उसे ढूंढकर मारेगा। पर उसे क्या पता था कि हंस तब तक घर पहुंच चुका था। ये सब उसके चीट लाइक स्किल की वजह से हुआ था। बस एवेटार कैंसिल करो और गायब हो जाओ। तुम्हारी घेराबंदी उसके सर्वाइवल स्किल्स के आगे कुछ नहीं थी। हांस वहां बैठकर नाटक कर रहा था और अपना नाम एबिस कवेनेंट का हांस रख लिया था। चंगशियन अब जमीन में गड़ जाना चाहता था। वह डायलॉग इतना शर्मनाक था कि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने ये क्या बोल दिया? पर वैसे देखा जाए तो परफॉर्मेंस बढ़िया थी। अकेले पूरे वैम्पायर ऑर्गेनाइजेशन को लड़ाना, शहर को बचाना और एक लड़की को भी बचा लिया। सोचकर लग रहा है कि मैं सच में हीरो हूँ। इतनी मेहनत के बाद रिवॉर्ड तो बनता है। चेंगशियन ने स्टोर खोला और देखा कि इस बार कितनी कमाई हुई। देखते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। 7 लाख से ज्यादा पॉइंट्स। ये नंबर तो बहुत बड़ा था। लगता है पिछली बार जो लड़ाई हुई उसका सारा क्रेडिट इसे ही मिला। ये तो बिना मेहनत की कमाई थी। पॉइंट्स हैं तो खर्च करना तो बनता है। 3 लाख पॉइंट्स डाल दिए और स्किल अपग्रेड हो गई। अब न सिर्फ एवेटार की संख्या बढ़ गई, बल्कि नई ताकतवर स्किल्स भी अनलॉक हो गई। असली खेल तो अब शुरू होगा। तभी सिस्टम ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। चेंगशियन ने पर्सोना नाम की एक नई स्किल जगाई। ये स्किल कमाल की थी। ये जज्बातों को एवेटार में डाल सकती थी। सीधे शब्दों में, एवेटार उसके लिए उसके कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हैंडल करेगा। सिस्टम ने यह रिवॉर्ड इसलिए दिया क्योंकि उसने चंगशियन में बदलाव देखा। वह दोस्त बना रहा था और लोगों को बचाने के लिए जान पर खेल रहा था। ये फालतू के जज्बात उस जैसे लोन वुल्फ के लिए बोझ थे। लगता है सिस्टम चाहता है कि वह पूरी तरह ठंडा और कठोर बन जाए। पर क्या यह उसकी मदद कर रहा है या नुकसान? कौन सोच सकता था कि बाहर आतंक मचाने वाला चंगशियन असल में 2 साल से घर पर बैठा एक गेमर था। वह इतना शांत इसलिए था क्योंकि वह दुनिया को एक गेम समझता था। जब तक दिल से नहीं जुड़ोगे तब तक डर नहीं लगेगा। पर सच छुप नहीं सकता। वह बस भाग रहा था, अपनी सारी अकेलापन और गुस्सा अंदर दबाकर। अब यह नेगेटिव एनर्जी उसे फाड़ने वाली थी। चंगशियन ने अपने सामने खड़े हांस को देखा और धीरे से कहा, हांस, ये सारे दबे हुए जज्बात ले जाओ। नीली रोशनी चमकी और वह सारा बोझ एवेटार के अंदर चला गया। एक लंबी सांस लेने के बाद चंगशियन को हल्का महसूस हुआ। वे जज्बात गायब नहीं हुए थे, बस उसने उन्हें अपने दिल की अलमारी में बंद कर दिया था। उसे चिंता थी कि क्या हांस इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी झेल पाएगा, पर हंस ने जैसे ही मुंह खोला उसका अंदाज बदल गया। दर्द और मायूसी ही तो जिंदगी के साथी हैं। यह लहजा इतना गहरा कैसे हो गया? चेंगशियन हैरान रह गया। ये तो वही बात थी जो वह अभी सोच रहा था। ये एवेटार के मुंह से कैसे निकली? लगता है ये स्किल सोची गई चीज से ज्यादा खतरनाक है। एवेटार वही पर्सनालिटी अपनाता है जो जज्बात वह एब्जॉर्ब करता है।
अब का हांस उसके अंदर के अंधेरे का ही रूप था। वह कुछ सोच पाता तभी बाहर एक जोर का धमाका हुआ। यह आवाज छोटी नहीं थी, लगता है मुसीबत फिर आ गई। खिड़की के बाहर धमाके की आवाज कानों को फाड़ रही थी। चेंगशियान ने दूर उठते धुएं को देखा। उसका दिल घबरा रहा था। दुनिया सच में बहुत खराब होती जा रही है। उसने सोचा कि पीछे हट जाना चाहिए, आखिर गार्ड संभाल लेंगे। जब तक मुसीबत उसके पास नहीं आती तब तक उसे क्या लेना देना। तभी हांस ने पीछे से ठंडे लहजे में पूछा, बुराई को खत्म करने के लिए क्या किसी वजह की जरूरत होती है? इस एक सवाल ने चंगशियन को चुप करा दिया। उसने मास्क पहने हांस को देखा। ऐसा लगा जैसे उसने उसकी रूह पढ़ ली हो। चंगशियन को समझ आया कि नेगेटिव इमोशंस हांस को देने के बाद अब वह बहाना नहीं बना सकता था। वह लॉजिक बस हकीकत से भागने का एक बहाना था। डर और दिखावे को हटाने के बाद उसने अपना असली इरादा देख लिया। वह किसी और से ज्यादा इस सब को खत्म करना चाहता था। पहले लगता था कि वह डर रहा है, इसलिए बहाने ढूंढ रहा है। पर अब दुनिया उलट पुलट हो चुकी है, ऑर्डर खत्म हो गया है और बुरे लोग हर जगह हैं। अगर कोई नहीं संभाल रहा तो मैं ही जज बनूंगा। मास्क पहन लिया तो अब कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। एक जोर के धमाके के साथ बिल्डिंग की टॉप फ्लोर तबाह हो गई। नीचे खड़े गार्ड्स आग देखकर डर गए। ये क्रिमिनल सब ग्रुप बनाकर हमले कर रहे हैं। लोग पहले ही कम हैं और कोई अपनी जान देने को तैयार नहीं। यह जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। जब वे शिकायत कर रहे थे, हंस चुपके से उनके पीछे आ गया। उसने हंसते हुए कहा, मदद का इंतजार मत करो, यहाँ का खेल खत्म हो गया है। पर आए हो तो कुछ तो ले जाना होगा। ये अजीब सी बैंगनी आंख अंधेरे में उसकी नजर थी। इससे कोई भी राज नहीं छुप सकता था। उसने आदेश दिया, जाओ और उन गुनाहगारों को जो अंधेरे में छुपे हैं एक एक करके बाहर निकालो। उसी वक्त एक कोने में कुछ गुंडे मजा कर रहे थे। वे जिंदा इंसानों को सिगरेट की राख झाड़ने वाला बर्तन समझ रहे थे। उनकी हंसी सुनो। उन्हें पता भी नहीं कि उनकी हर हरकत उस बैंगनी आंख ने रिकॉर्ड कर ली है। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। इन गुंडों को नहीं पता कि वे जज के निशाने पर हैं। अब जो होगा वे उसे झेल नहीं पाएंगे। यह शांत रात दरवाजे बंद होते ही गुनाहों से भर जाती है। एक आदमी बेल्ट लिए माँ बेटी पर चिल्ला रहा था। औरत बच्ची को बचाने के लिए मिन्नतें कर रही थी कि वे कहीं नहीं जाएंगे। पर वह पागल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसे पता भी नहीं चला कि ऊपर वह बैंगनी आंख उसे देख रही थी। दूसरी तरफ कांच टूटने की आवाज ने रात की खामोशी तोड़ दी। दुनिया के हालात का फायदा उठाकर कुछ लोग लूटपाट कर रहे थे। दुकान में सामान देखकर चोर खुश हो रहा था, पर उसे नहीं पता था कि मौत उसके पीछे खड़ी है। जज की नजर से कोई बुराई नहीं बच सकती। हांस ने यह सब देखा और धीरे से कहा, मैंने तुम सबको देख लिया है। उसके लिए जो लोग खुद को बुरा नहीं समझते वे भी हद पार कर चुके हैं। जब कानून नहीं संभाल सकता तो वह खुद करेगा। अगर वे गुंडे हैं तो सजा तो मिलेगी। हांस ने आखिरकार हमला किया। वह उन्हें जिंदगी का सबसे खतरनाक सपना दिखाने वाला था। यह डर उनकी रूह में बस जाएगा। आज का दिन याद रखना, अगर दोबारा बुरा करने की हिम्मत की तो वह अंधेरे में हमेशा नजर रखेगा। हड्डियां टूटने की आवाज और चीखें रात में गूंज उठीं। अब कोई नहीं बच पाएगा। जो कर्ज है वह आज चुकाना ही होगा। जमीन पर पड़े गुनाहगारों को देखकर उसने खुद से कहा, लगता है मैं इस नए रोल में ढल गया हूँ। सब कुछ कंट्रोल करने की यह ताकत इंसान को लत लगा देती है। वह इस एहसास में ढल चुका था, बल्कि उसे और चाहिए था। अपने हाथ फैलाते ही हजारों बैंगनी आंखें निकल आईं, जैसे एक जाल जो पूरे शहर को घेर रहा था। उसकी नजर में यहाँ हर जगह गंदगी है और बहुत सारा कचरा साफ करना बाकी है। वह ऊंचाई पर खड़ा होकर शहर की रोशनियों को देख रहा था और ठंडे लहजे में बोला, इस शहर की सफाई का वक्त आ गया है। पूरी रात मेहनत करने के बाद सारा कचरा साफ हो गया। यह एहसास सच में सुकून देने वाला था। ये चीज काम की तो है, पर रोशनी में आते ही खराब हो जाती है। कुछ और सोचना होगा ताकि उन चूहों को बाहर निकाला जा सके। सड़क पर अनडेड तो नहीं छोड़ सकते। वह सोच ही रहा था कि तभी इस जानवर ने हमला कर दिया। पर यह सड़क पर उड़ने वाली छोटी चीजें काम आ सकती हैं। हर जगह नजर रखना और चुपके से कहीं भी जाना, यह तो परफेक्ट है। अगर वे काले जादू वाले जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। काम शुरू किया। हांस ने एक जगह एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ये छोटी चीजें सिर्फ दिखने में आम नहीं होनी चाहिए। वह इन जानवरों को सबसे खतरनाक बीमारी का जरिया बनाना चाहता था। रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। हांस को समझ आया कि प्रोग्रामर्स कोड बदलने से क्यों चिढ़ते हैं। मंत्र बार बार बदलना पड़ा, तब जाकर फाइनल वर्जन बना। सोचा था सब सेट है, पर फिर गड़बड़ हो गई। ये क्या बन गया? एक आंखों वाला राक्षस। सब कंट्रोल से बाहर हो गया। 3 हफ्ते निकल गए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। हांस का दिमाग खराब हो रहा था। बस एक कबूतर बचा था। अगर यह भी फेल हुआ तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। उसने खुद को संभाला, अब जो होगा देखा जाएगा। अनंत बार बदलने के बाद यह फाइनल वर्जन था। हांस ने काम रोका। आखिरकार हो गया। क्या हो गया? कबूतर झुंड में मिल गया। बिल्कुल आम लग रहा था। असली बात यह है कि क्या वह मैजिक फैला पाएगा। अब चमत्कार देखने का वक्त था। 1 2 सारे कबूतरों की आंखें लाल हो गईं। अब मुसीबत भारी है। सारे जानवर उसकी आंखें बनने वाले हैं। ये इन्फेक्टेड जानवर अब हांस की नजर है। उसने आदेश दिया और सारे पक्षी दूर निकल गए दुश्मन को ढूंढने।
उसी वक्त लाटियस बेचैन था। वह ठंडी चेतावनी सपने की तरह उसे परेशान कर रही थी। एबिस का हांस उसका काल था। टस्किन ने आकर रिपोर्ट दी कि इंटेरोगेशन का नतीजा आ गया है। जिंदा बचे वैम्पायर्स का अनडेड के सक्सेसर से कोई लेना देना नहीं है। अब मुसीबत बढ़ गई। सारे रास्ते बंद हो गए। रास्ता बंद हुआ तो क्या? लाटियस के गले में लटके क्रॉस में हलचल हुई। सेंटेस लिएस्टा ने रिमोट कनेक्शन किया था। सेंटेस ने कहा कि उसने फिर से अनडेड की एनर्जी पकड़ ली है, उत्तर पश्चिम की एक गुफा में। यह परफेक्ट नेविगेशन था। लेटियस ने तुरंत फौज तैयार की और कसम खाई कि इस बार नहीं चुकेगा। पर उन्हें क्या पता था कि वह गुफा कोई ठिकाना नहीं बल्कि हांस का बिछाया हुआ जाल था। हांस अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। उसने पहले ही पूरे जंगल में अपनी नजर बिछा रखी थी। बस इन लोगों के आने का इंतजार था। हांस ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। जमीन पर सारे जानवर भाग रहे थे। ये छोटे जानवर वैसे तो हिम्मत वाले थे, पर आज इतने डरे हुए क्यों हैं? कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान आए थे। टस्किन अपनी फौज लेकर सीधा घर तक पहुंच गया था। हांस हैरान था। इतने सुनसान इलाके में ये लोग चुपके से कैसे पहुंच गए? वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही गुफा घेर ली गई। फिर आसमान में उड़ने वाली उसकी नजर को तीर से मार गिराया गया। अब मुसीबत भारी थी। वे सीधा घर पर हमला कर रहे थे। टस्किन ने गुफा के बाहर से चिल्लाया, एबिस के हांस, बाहर आ और अपनी मौत का सामना कर। लगता है उसने गुफा में हांस को ही टारगेट मान लिया था। अंधेरे में छुपे हांस को झटका लगा। उसके सीने पर वह सुनहरा क्रॉस दिखा रहा था कि वह चर्च का एलीट है। यह अनडेड का दुश्मन था। उसकी ताकत पूरी तरह दब गई थी। हांस कुछ बोल पाता। टस्किन ने तलवार निकाल ली। होली लाइट चमकने लगी। उसने बिना सोचे समझे वार किया और हांस जमीन पर गिर गया। यह तो वही बात हुई, विद्वान की फौजी से लड़ाई। सेंटेस के लोग बहुत गुस्से में थे। हांस को बोलने का मौका तक नहीं दिया और धमकी दी कि कोई चालाकी मत करना। हांस को भी गुस्सा आ गया। जब सामने वाला सुनने को तैयार न हो तो पहले लड़ लो, फिर भागने का मौका ढूंढ लेंगे। उसने पलटकर मैजिक ब्लास्ट किया। सोचा था थोड़ा वक्त मिलेगा, पर उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। एब्सोल्यूट होली पावर के आगे हांस की टेक्निक्स बचकानी लगीं। एक सुनहरी रोशनी चमकी और वह तलवार से आर पार हो गया। अब तो फंस गया। भागना मुश्किल था। हांस ने सफाई देने की कोशिश की कि वह बुराई को खत्म कर रहा है, पर उन्होंने नहीं सुना और एक जोर का मुक्का मारा। चर्च के लोगों के लिए, अगर तुमने मैजिक छुआ है तो तुम खत्म हो चुके हो। हांस ने असली ताकत दिखाने की कोशिश की, पर मैजिक काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उसे रोक रही है। वह समझ पाता उससे पहले ही वह उड़कर दूर जा गिरा। अब मुसीबत पूरी तरह बढ़ गई थी। पहाड़ी पर धर्मगुरु आ गए थे। वे लगातार बफ्स दे रहे थे। होली लाइट को देखकर हांस को लगा जैसे उसकी रूह फट जाएगी। यह गाने की आवाज तो जैसे उसकी जान ही ले लेगी। इस तरह का संगीत हांस के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। उसकी जादुई शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। वह जानता था कि अगर वह उन गाने वालों को मार दे तो यह रुकावट तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वे लोग बेकसूर थे। इस झिझक का फायदा उठाते हुए उसकी कमजोरी सामने आ गई। टस्किन ने सही मौका देखकर पीछे से हमला कर दिया और उसकी पवित्र तलवार तुरंत उसके शरीर के आर पार हो गई। हांस अभी संभल भी नहीं पाया था कि दूसरी तरफ से हमला हो गया। टस्किन ने जोर से चिल्लाकर सभी को जाल बिछाने का इशारा दिया। एक सुनहरी रोशनी की चमक हांस के ऊपर पुडिट दी और वह जमीन पर बुरी तरह से जकड़िद्दह दिया गया। अब वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। आखिरकार उसने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर दी थी। हांस ने सोचा भी नहीं था कि दुश्मन ने यह चाल चल रखी है। इन पवित्र रोशनी की जंजीरों ने उसके बचने का हर रास्ता बंद कर दिया था। अब मुसीबत बहुत बड़ी थी। हांस पूरी तरह से फंस चुका था और कोई जादू भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन पहले से ही तैयार था। यह पवित्र रोशनी की जंजीरें और संगीत खास उसके लिए ही बिछाया गया एक जाल था। टुस्किने ने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी भी हार मान लोगे तो देर नहीं हुई है। लेकिन हांस ने कोई जवाब नहीं दिया और माहौल एकदम ठंडा पुडीडीएच गया। ऐसा लग रहा था कि इस लड्डुदाई से अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। हांस ने ठंडे दिल से ताना मारते हुए कहा कि ये धार्मिक संगठन के कुत्ते उसे रोक नहीं सकते। टस्कीन ने कब ऐसा अपमान सहा था। उसने तुरंत असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। बिजली की रफ्तार से एक भारी हमला हुआ। कौन सोच सकता था कि हांस का इरादा टक्कर लेने का था ही नहीं। उसने बस हल्की आवाज में कहा, सब बेकार है। हमला होते ही हांस हवा में गायब हो गया। खाली जंजीरों को देखकर टस्कीन पूरी तरह हैरान रह गया। यह किसी भी तर्क से परे था। असली दुनिया में सुंग ह्युन बिस्तर पर पिड़ीडिढ़ा था। इस बार तो उसने सच में बड्डधी मुसीबत मोल ले ली थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी हालत चारों तरफ से घिरे होने जैसी थी। अंधेरे की शक्तियां, वैम्पायर परिवार और यहाँ तक कि सबसे ताकतवर पवित्र धार्मिक संगठन, सभी को उसने अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन उसके पास अभी भी एक आखिरी कार्ड बचा था, कर्मा शॉप। संग ह्युन को आखिरकार समझ आ गया कि कर्मा पॉइंट्स इतनी तेजी से क्यों बरस रहे थे। यह इसलिए था क्योंकि उसने पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और पूरी दुनिया की नजरें हांस पर टिकी थीं। लेकिन अब वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे सकता था। उसके पास और भी जरूरी काम थे जिन्हें निपटाना था। इसी समय एक अंधेरे कोने में हांस अपने सामने एक आवारा बिल्ली को घूर रहा था।
उसकी आवाज में ठंडक थी जब उसने कहा कि वह अपने रिसर्च का नतीजा देखना चाहता है। यह बहुत ही खतरनाक काला जादू था। एक बार किसी होस्ट को कंट्रोल कर लेने के बाद यह बीमारी की तरह अंधेरे की शक्ति को सब में फैला सकता था। असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। हांस ने मुस्कुराते हुए कहा कि इन बिल्लियों को जासूस बनाने से उसकी नज़र हर जगह होगी। कुछ ही समय में पूरे सोल की हर हरकत उसकी नज़रों से नहीं बच पाएगी। तभी पहला सिग्नल मिला। योजना काम करना शुरू कर चुकी थी। सीन बदला। कमरे में हालत काबू से बाहर थी। एक आदमी के हाथ में चाकू था और वह एक औरत की तरफ बढ़ा रहा था। औरत कोने में फंस चुकी थी और रोते हुए भीख मांग रही थी। मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। औरत ने सोचा कि कोई उसे बचाने आया है, इसलिए वह खिद्दकी पर जोर जोर से हाथ मारकर चिल्लाने लगी, बचाओ। लेकिन अजीब बात यह थी कि आदमी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं और खिद्दकी के पास से निकल गया। उसके दूसरी बार चिल्लाने से पहले ही एक हाथ ने उसके बाल पकड़ लिए। किडनैपर ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, चिल्लाना बंद करो, कोई फायदा नहीं। असल में उस कमरे पर जादू किया गया था। अंदर चाहे कितना भी शोर हो, बाहर किसी को एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। कमरे में रिकॉर्डिंग के सामान को देखकर लग रहा था कि यह आदमी पागल है। उसने चाकू औरत की गर्दन पर रखा और उससे और जोर से चिल्लाने को कहा। डायना अब सच में नर्क में फंस चुकी थी। जैसे ही किडनैपर हमला करने वाला था, खिद्दकी एक झटके से टूट गई और एक मुखौटा पहने आदमी अंदर आ गया। किडनैपर पूरी तरह हैरान था। हांस ने एक नजर में ही उसका खेल समझ लिया और कहा, यह आवाज रोकने वाली छोटी चाल मेरे लिए बेकार है। तुम्हारी यह गंदी हरकतें यहाँ खत्म होती हैं। अपनी पोल खुलती देख किडनैपर घबरा गया और औरत की गर्दन पकड़ी कर चाकू उसके गले पर रख दिया। वह चिल्लाया, तुम कौन हो? अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। इस धमकी के बावजूद हांस रुका नहीं, बल्कि ठंडे दिल से हंसने लगा। सच में? कोशिश करके देख लो। किडनैपर ने गेहलती कर दी थी। उसने पहचान लिया कि हांस एक रिटर्नर है, फिर भी उसने उसे धमकी देने की हिम्मत की। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही उसने चाकू चलाया, उसकी कलाई तुरंत पकड़ी ली गई। असली ताकत के सामने उसका विरोध एक मजाक था। हांस ने ठंडी आवाज में कहा, लगता है तुम पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हो। उसने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ी कर काला जादू अनडेड एसेको इस्तेमाल किया। इस जादू के बाद किडनैपर के सारे राज खुल गए। वह माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यादों के जरिए हांस ने उसका असली चेहरा देख लिया। वह एक सीरियल किलर था। जब ऐसा है तो बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। हांस ने ठंडे दिल से कहा, तुम्हारी सजा मौत है। लेकिन उसे तुरंत मार देना ऐसे इंसान के लिए बहुत आसान होता। मौत उसके लिए एक तरह की दया होती। इस जादू के बाद उसके पास माफी मांगने का भी मौका नहीं बचा। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, लेकिन उस जैसे इंसान के लिए यही सही था। एक पल में सीरियल किलर एक होश खो चुकी घूल में बदल गया। हांस ने आदेश दिया, अंदर जाओ, तुम्हारी आगे जरूरत पीडीडी। उस सीरियल किलर को निपटाने के बाद हांस ने बेहोश औरत की तरफ देखा। बाकी का काम पुलिस पर छोड़ देना ही बेहतर था। कुछ ही देर में पुलिस की सायरन की आवाज पूरी गली में गूंज उठी। पुलिस ने जगह को घेर लिया। हर तरफ पुलिस की बत्तियां चमक रही थीं। अवेकेंड मैनेजमेंट ब्यूरो के टीम लीडर हंचियोल प्यो भी मौके पर पहुंच गए। उनके आदमी ने रिपोर्ट दी कि सीसीटीवी में सीरियल किलर दिखा तो था, लेकिन अजीब बात यह है कि वहां कोई लाश नहीं मिली। हंचियोल प्यो ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि उस सीरियल किलर को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया? आदमी ने सिर हिलाया। हालांकि कोई इंसान नहीं दिखा, लेकिन जमीन पर मिले खून में काले जादू के निशान मिले थे। अब मामला और उलझ गया था। हांचियोल प्यो ने जमीन पर पड़े खून को देखा। लगता था कि शहर में कोई और खतरनाक शख्स आ गया है। हांचियोल प्यो ने लॉलीपॉप मुंह में लिए मौके का जायजा लिया और ठंडा सा गुस्सा दिखाया। सच कहें तो उस आदमी का मरना सही ही था, क्योंकि उसे पगड़ी दिखने के लिए सबके पसीने छूट रहे थे। लेकिन फिर उसने अपना लहजा बदला। ये क्या मजाक है? जिसने भी ये किया है, क्या वह खुद को हीरो समझ रहा है? उनके लिए बिना नियम माने काम करने वाला यह शख्स भी उतना ही खतरनाक था जितना कि कोई अपराधी। उसने कानून को बिल्कुल भी नहीं माना था। कोरियन रिटर्नर एसोसिएशन के सोल ब्रांच में मैनेजमेंट ब्यूरो की हरकतें उम्मीद से ज्यादा तेज थीं। जीवू अभी सोया ही था कि उसके आदमी ने उसे जबरदस्ती उठा दिया। इस बार आई खबर बहुत बड़ी थी। मैनेजमेंट ब्यूरो ने खुद सहयोग की मांग की थी। ज्वेलरी रॉबरी तो बस एक दिखावा था, असल में इसके पीछे एक हत्या का मामला भी जुद्दा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां वही जाना पहचाना काला जादू मिला था। जीवू अब इतने दबाव में था कि उसका सिर फटने को था। टेबल पर पड़े कागजात को देखकर उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर यह काला जादूगर इतना ताकतवर है तो क्यों ना उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए। इसकी एफिशिएंसी अभी के लोगों से कहीं ज्यादा होगी। उसका आदमी यह सुनकर दंग रह गया। वह एक हत्यारा है, उसे एसोसिएशन में कैसे शामिल किया जा सकता है? जीवू ने बस कहने के लिए कहा था। आखिर में उसे वही कागजात निपटाने थे। ये दिन कब खत्म होंगे? वह यहाँ विलन बनने की बात कर रहा था और उधर सुंग ह्यून अपना काम खत्म कर चुका था। दूर के नज़ारे को देखते हुए सुंग ह्यून को बहुत सुकून मिल रहा था। असल में लद्दाई ही सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। सुंग ह्यून को लगा कि वह काफी भला इंसान है। जब तक सामने वाला कोई सीरियल किलर न हो, वह ज्यादा से ज्यादा फियर कर्स देकर उन्हें सबक सिखा देता था।
असली दुनिया की बातें बाद में देखेंगे। हालांकि उस विलेन संगठन की जांच करनी थी, लेकिन अब वक्त था कि रिकॉल वर्ल्ड में वापस जाया जाए। वापस आते ही उसने देखा कि एक अंकल जोर जोर से रो रहे थे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आधे रास्ते तक सुनाई दे रही थी। डायना और एरन को सही सलामत देखकर अंकल ने दौड़कर बच्चों को गले लगा लिया। यह मिलन का दृश्य सच में दिल को छू लेने वाला था। अंकल ने कहा, लगता है वह एक अच्छा इंसान है। कौन सोच सकता था कि जो हाइनरिच दूसरों की नजरों में एक डरावना शख्स था, वह अंकल की नजरों में एक मसीहा बन गया। हाइनरिच पहले तो सावधान था। अगर अंकल में जरा भी कुछ गलत लगता तो वह तुरंत अपना रवैया बदल लेता। शुक्र है कि वे सच में बच्चों को लेने आए थे। अंकल के इतने शुक्रगुजार होने पर हाइनरिक ने बस एक आम सी बात कह दी। उसके लिए यह बस एक छोटा सा काम था। लेकिन एरन ने इसे सच मान लिया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसके लिए हाइनरिच ही उसका एकमात्र बचाने वाला था। हाइनरिक ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन एरन की अगली बात ने उसके दिल को झटका दिया। बच्चे ने कहा कि हाइनरिच का स्वभाव बदल गया है। हालांकि वह अब भी अच्छा है, लेकिन कुछ तो अलग है। स्वभाव बदल गया। हाइनरिच को तब समझ आया कि उसने उस एवेटार को बनाने के लिए अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं निकाल दी थीं। अब मुसीबत थी। स्किल के साइड इफेक्ट्स उम्मीद से कम लग रहे थे। हाइनरिच की अभी की शांति असल में एक नाटक थी। उन धोखे भरे दिनों में उसने खुद को छुपाना सीख लिया था। एरन ने उसका कपडिद्धा पगडिड कर पूछा कि अब कहाँ जाना है। हाइनरिच ने दूर के चर्च को देखा और कहा कि वह पिलग्रिमेज पर जा रहा है। तीर्थ यात्रा तो बस एक बहाना था। वह असल में तालिया की राजधानी पहुंच चुका था। यह पवित्र धार्मिक संगठन का मुख्यालय था और पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान। वह इतनी दूर घूमने नहीं आया था। संगठन में मौजूद सबसे बेडिडिडी रोप ही उसका असली लक्ष्य था। इस जगह की सुरक्षा बहुत सख्त थी। अंदर जाना इतना आसान नहीं था। इस पवित्र शहर में वैम्पायर की पहचान के साथ घूमना मौत को बुलावा देना था। उसे अपना भेष बदलना ही था। चौथा, एवेटार। हाइनरिच अब काम पर लग चुका था। यह नया भेष आसान नहीं था। इसमें न सिर्फ एक मजबूत योद्धा का शरीर था, बल्कि यह अपनी शक्ति को पूरी तरह छुपा सकता था। पवित्र रास्ता अब शुरू हुआ था। वह संगठन के रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया और बिना कुछ कहे सोने के सिक्कों की एक बड़ी डिडी थैली टेबल पर रख दी। अब कोई भी चुप नहीं बैठ सकता था। सामने बैठे बूढ़े ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अमीर भक्त नहीं देखा था। लगता है किसी भी दुनिया में सुपर पावर हमेशा सबसे बड़ेदिधा पासपोर्ट होता है। हाइनरिच ने बड़ेदिधे ईमानदार होकर कहा कि यह उसकी पूरी कमाई है। अगर वह होली नाइट बन सके तो वह सब कुछ पवित्र शक्ति को समर्पित कर देगा। असल में उसके दिमाग में कुछ और ही था। उसके पिछले एवेटार अंधेरे के मॉन्स्टर, अनडेड, लिच और वैम्पायर थे, जिनमें से कोई भी सूरज की रोशनी में नहीं निकल सकता था। लेकिन इस बार का भेष अलग था। वह पवित्र तलवार उठाकर एक सम्मानित हीरो बनना चाहता था, ताकि नाम और रुतबा दोनों हासिल कर सके। सोने की थैली देखते ही मार्को ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि उसे ऐसे जोशीले नौजवान पसंद हैं। उसने खुद उसे ट्रेन करने का फैसला किया। पास खड़िरधा पुराना एम्प्लॉई परेशान हो गया और बोला कि यह नियम के खिलाफ है। पैसे देकर कोई नाइट कैसे बन सकता है। लेकिन मार्को को कोई परवाह नहीं थी। वह खुशी से झूम रहा था। लगता है इस पवित्र शहर के नियम भी सोने के सिक्कों के आगे झुक जाते हैं। मार्को ने छाती ठोककर कहा कि होली नाइट की ट्रेनिंग ही असली इंसान की पहचान कराती है। उसने हाइनरिच को घूर कर पूछा, क्या तुम अपना असली रूप दिखाने के लिए तैयार हो? हाइनरिच ने हाँ कह दी और खूब मुस्कुराया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह ट्रेनिंग एक बुरा सपना होने वाली थी। हर दिन कुत्ते की तरह मेहनत, गले में सूखापन और भारी लोहे के गोले उठाना। यह नाइट बनना नहीं, बल्कि मौत से खेलना था। ऐसे ही 1 महीने से ज्यादा बीत गया। हाइनरिक ने सोचा था कि होली नाइट का संगठन एक पवित्र जगह होगी, लेकिन अंदर आकर वह दंग रह गया। यह कोई धार्मिक संगठन नहीं, बल्कि एक बर्डिधा मसलमैन क्लब था। हर तरफ बिना शर्ट के मजबूत आदमी चिल्लाते हुए लोहा उठा रहे थे। यह ट्रेनिंग नहीं, मौत का खेल था। हर किसी को कई 100 किलो के पत्थर के गोले उठाने थे और जोर जोर से धार्मिक ग्रंथ पढ़ने थे। इंस्ट्रक्टर पास में चिल्लाता था, ध्यान भटका तो भगवान का अपमान है। जरा सी देरी होने पर ही गालियां शुरू हो जाती थीं। हाइनरिच को दांत पीसकर सब सहना पुडीजदा दियाच रहा था। वजन उठाते हुए जोर जोर से प्रार्थना करना इस हद तक कि ब्रेन वॉशिंग इंसान को पागल कर दे। लेकिन इस तरह की खुद को दर्द देने वाली तपस्या का असर हो रहा था। शरीर के टूटने की कगार पर पवित्र शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। लगता था कि यहाँ नाम कमाने के लिए यह दर्द सहना जरूरी था। ये लोग पूरी तरह पागल हो चुके थे। मार खाते हुए भी चिल्लाते थे मजा आ गया और कहते थे कि यह दर्द पवित्र शक्ति को और मजबूत करता है। हाइनरिच ने साइड में देखा। यह होली नाइट संगठन नहीं, बल्कि एक पागल खाना था। इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठे बेडीडिडे लोग बहुत खुश थे। मार्को जो नया लदिड्डका लाया था, वह तो जीनियस निकला। अभी तो ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई थी और उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो गया था। वे हाइनरिच की मसल्स को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अनमोल रतन हो। वे चाहते थे कि वह जल्दी से कंपटीशन में हिस्सा ले और देखें कि उसकी हद कहाँ तक है। हाइनरिच अब बस यहाँ से भागना चाहता था। आसपास के इन मजबूत लोगों की नजरें कुछ ज्यादा ही अजीब थीं। इस जगह एक पल भी रुकना मुश्किल था।
हाइनरिच को यहाँ ट्रेन करते हुए 3 महीने हो गए थे। अगर उसका शरीर पहले से मजबूत न होता तो कोई आम इंसान कब का खत्म हो गया होता। हालांकि ताकत बरछ गई थी, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। ये मसल पागल लोग फिर घेर कर आ गए। मार्को ने पास आकर पूछा, लेग्स की ट्रेनिंग हो गई, अब घर पर चेस्ट की ट्रेनिंग करोगे? पास के लोग भी शोर मचाने लगे और उसे जबरदस्ती बैक ट्रेनिंग के लिए ले जाने लगे। हाइनरिच का सिर अब चकराने लगा था। यह होली नाइट ट्रेनिंग नहीं बल्कि मसल हेल्थ था। उसने आखिरकार चिल्लाकर कहा, मुझसे दूर रहो। हाइनरिच अब अपनी हद पर था। ये लोग हर दिन उसे ट्रेनिंग के लिए परेशान करते थे। साथी ने मजाक में कहा, इसका मतलब है कि सबको तुमसे बहुत उम्मीद है। तभी भिड में हलचल मच गई। सेंट्रल चर्च का बड़द्धा आदमी लेटियस वापस आ गया था और उसके साथ टस्किन भी था। हाइनरिच ने तुरंत उस नाइट को पहचान लिया। क्या यह वही नहीं था जिसने हांस पर तलवार उठाई थी? अब तो दुश्मन से सामना होना ही था। जब यह एक्सपीडिशन वापस आ गई थी तो कौन सोच सकता था कि पिछली एक्सपीडिशन का मकसद सिर्फ हांस को पगड़ी डिधना था। प्रीस्ट ने प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि आज योग्य लोगों के लिए जल्दी बैप्टिज्म होगा। नीचे खड़ी दे ट्रेनीज कानाफूसी करने लगे। यह रस्म तो साल में एक बार होती थी, आज इतनी जल्दी क्यों? हाइनरिच समझ गया था कि चर्च अपनी सेना बढ़ाने की जल्दी में है ताकि उस इमॉर्टल सक्सेसर को पकड़ी सके, यानी खुद उसे। इससे उसका काफी वक्त बच जाएगा। हाइनरिच तैयार था। इस मौके का फायदा उठाकर वह अपने नए एवेटार की स्किल्स टेस्ट करना चाहता था। बैप्टिज्म रस्म शुरू हुई। प्रीस्ट ने ऊंचाई पर खड़े होकर सबसे पहले नए सोल्जर का नाम लिया, मार्कस। प्रीस्ट ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो? मार्कस ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। इस रस्म का असल मतलब बहुत सरल था, अपनी असली जादुई शक्ति के बदले पवित्र शक्ति लेना। साफ शब्दों में यह एक सौदा था। आखिर में कितनी ताकत मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता था कि तुम कितने श्रद्धालु हो। लेकिन हाइनरिच के लिए यह एक बेहतरीन मौका था। कौन सोच सकता था कि यह पवित्र रस्म उसकी लेबोरेटरी बन जाएगी। प्रीस्ट ने जोर से चिल्लाया, अगला हाइनरिच। आखिरकार उसकी बारी आ गई। जब यहाँ श्रद्धा की बात हो रही थी तो हाइनरिच ने इन लोगों को कुछ अलग दिखाने की तैयारी कर ली थी। पहले वह हमेशा अपनी स्किल्स से भावनाओं को दबाता था ताकि शांत रह सके, लेकिन अब उसे पता चला कि यह ट्रिक उल्टा भी काम कर सकती है। जब दिल में कोई श्रद्धा नहीं है तो खुद में एक पैदा कर लो। वह सबको दिखाना चाहता था कि असली श्रद्धा क्या होती है। अगर यह कदम सफल रहा तो पूरा चर्च उसके इशारे पर नाचेगा। हाइनरिच ने तुरंत अपना मेंटल हब खोल दिया और दिल के सारे शक और झिझक को फिल्टर कर दिया। अब उसकी जादुई शक्ति में सिर्फ शुद्ध श्रद्धा थी, लेकिन इतना काफी नहीं था। इस बैप्टिज्म का असर पूरा करने के लिए उसने अपने सारे एवेटार्स की मानसिक शक्ति खुद में डाल दी। प्रीस्ट वहां खड़े दंग रह गया और बोला, कितनी ताकतवर श्रद्धा है। उसके तुरंत बाद एक रोशनी का खंभा फट पड़ा। पूरा दरबार इस शक्ति में डूब गया। सब लोग हैरान थे। किसी ने इतना बड़ा दृश्य नहीं देखा था। यह रोशनी का खंभा सीधा मूर्ति के सबसे ऊपर तक पहुंच गया था। प्रीस्ट की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, हाइनरिच की श्रद्धा एक चमत्कार है। यह ताकत तो हाई लेवल प्रीस्ट के बराबर है। हाइनरिच ने बहुत नम्रता से प्रीस्ट की तारीफ का जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में यह प्लान पूरी तरह सफल हो चुका था। श्रद्धा का वह नकली प्लान न सिर्फ वहां मौजूद सभी लोगों को धोखा दे गया, बल्कि सिस्टम की जांच को भी पार कर गया और उसे एक शक्तिशाली चमत्कार भी मिल गया। असली नाटक तो अब शुरू हुआ था। जब तक यह भेष नहीं खुलता, पूरा चर्च उसके ताकतवर बनने का जरिया बन जाएगा। हाइनरिच को एक हैरान करने वाला राज पता चला। यह चर्च जिस भगवान को मानता है वह कोई दया करने वाली आत्मा नहीं, बल्कि एक एब्सोल्युटली रैशनल सिस्टम है। और अजीब बात यह थी कि बैप्टिज्म के उस पल में उसे महसूस हुआ कि वह सिस्टम उसमें दिलचस्पी ले रहा है। अब मुसीबत थी। वह इस ऊंची हस्ती की नजर में आ चुका था। अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इसी समय होली नाइट संगठन में हड्डकंप मचा था। टस्किन ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। इतनी देर तक ढूंढने के बाद भी सक्सेसर का एक निशान तक नहीं मिला। लैटियस ने एक तरफ निराशा से कहा, हम इस बार सच में सेंटेस को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जरूर वो वैम्पायर्स चुपके से गड़बड़ कर रहे हैं और उन्होंने सारे सुराग मिटा दिए हैं। ये लोग बिना सर की मक्खियों की तरह हर जगह टक्कर मार रहे हैं। वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो जिस लक्ष्य को इतनी मुश्किल से ढूंढ रहे हैं वो असल में उनकी आंखों के सामने ही है। हांस को ढूंढने का मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। न सिर्फ वो मिला, बल्कि वैम्पायर्स और अबिस के लोगों को भी गुस्सा दिला दिया। लैटियस अब बहुत दबाव में है और उसने तुरंत नुकसान को रोकने का फैसला किया। उसने टस्किन को आदेश दिया कि खोज अब यहीं खत्म होती है। सभी लोग तुरंत सेंट्रल हेडक्वार्टर्स वापस आएं। अगर और देर तक ऐसा चला तो चर्च संभाल नहीं पाएगी। टस्किन ने धीरे से जवाब दिया, जो आज्ञा। वो अच्छे से जानता था कि अब हालात चारों तरफ से घिर चुकी है और चर्च को नए लोगों की सख्त जरूरत है। जैसे ही वो जाने वाला था, नीचे से लड़ाई की तेज आवाज आई। कुछ नए चेहरे जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सभी नए भर्ती किए गए होली नाइट्स थे। इन नए लोगों को देखकर टस्किन को अचानक हांस की याद आई। क्या पता इन लोगों में भी कोई ऐसा जीनियस छुपा हो जो किसी की नहीं सुनता। मार्क्स ने सोचा कि उसने मौका पकड़ लिया है और ये हमला पक्का लगेगा। लेकिन हाइनरिक ने बचने का सोचा ही नहीं। उसने सीधे वो वार झेला और पलटकर मार्क्स को जमीन पर गिरा दिया। जीत तय थी और पूरा मैदान शांत था।
हाइनरिच ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि होली नाइट की खास फाइटिंग स्किल भी सीख ली। अपने बाएं हाथ पर जल्दी से गायब होते जख्म को देखकर वो एक और खतरनाक प्लान सोच रहा था। अगर वो वैम्पायर की रिजेनरेशन पावर और जीत को सही से जोड़ ले तो उसके पास एक असली ट्रम्प कार्ड होगा। देखने वाले इंस्ट्रक्टर्स दंग रह गए। उन्हें शक हुआ कि क्या उसने जानबूझकर मार खाई थी। इस तरह की जानलेवा लड़ाई किसी आम ट्रेनी जैसी नहीं थी। अब ट्रेनिंग की इंटेंसिटी हाइनरिच के लिए काफी नहीं थी। उसे और तेज स्टिम्युलेशन चाहिए था ताकि उसका शरीर और इवॉल्व हो सके। तभी टस्किन अचानक उसके सामने आया और गंभीर होकर बोला, तुम्हारी जीत सच में बहुत कमाल की है। तुम तो हाई लेवल प्रीस्ट्स के बराबर खड़े हो सकते हो। लेकिन उसने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारी लड़ने की टेक्निक अभी भी कच्ची है। सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, असली लड़ाई का अनुभव होना जरूरी है। फिर टस्किन ने उसे एक ऑफर दिया और पूछा कि क्या वो उसके साथ रोजेलिया कैथीड्रल चलना चाहेगा। वो जगह चर्च का असली मेन सेंटर था। ये तो वैसा ही था जैसे नींद में तकिया मिल जाना। हाइनरिक जानता था कि एक बार उस दरवाजे के अंदर घुस गया तो वो चर्च के अंतिम रहस्य के करीब होगा। कौन सोच सकता था कि मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। टस्किन ने खुद उसे बड़े कैथीड्रल ले जाने की बात कही। हालांकि वो ऊपर से शराफत दिखा रहा था, लेकिन हाइनरिक जानता था कि ये उसके लिए कोर में घुसने का सबसे अच्छा मौका है। सामने वाले ने सोचने का वक्त ही नहीं दिया और उसे सीधे टेलीपोर्टेशन सर्कल में ले गया। एक तेज रोशनी चमकी और उसके सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया। ये वही मशहूर रोजेलिया कैथीड्रल था, पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पवित्र जगह और चर्च की असली ताकत का केंद्र। पोप और सेंटेस यहीं रहते थे। हाइनरिच अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि सेंटेस लिएस्टा खुद उसका स्वागत करने आ गई। टस्किन ने जल्दी से उसे झुककर प्रणाम किया। ऊपर से तो वो इज्जत दिखा रहा था, लेकिन हाइनरिच के दिमाग में कोई आस्था नहीं थी। उसके लिए ये सिर्फ ताकतवर बनने का शॉर्टकट था। एक बार होली नाइट के ऊंचे पद पर पहुंच गया तो सारे रहस्य रहस्य नहीं रहेंगे। इस पवित्र रोशनी के बीच उसका रास्ता बस अभी शुरू ही हुआ था। रात का सन्नाटा था और काम खत्म हो चुका था। हांस अकेला ऊंचाई पर बैठकर नीचे की तबाही को देख रहा था। अब पूरे नेटवर्क पर यह खबर फैल रही थी कि शहर में एक पागल घूम रहा है जो रात को बदमाशों का शिकार करता है। उसका नाम टीयर स्टेन मास्क रखा गया था, लेकिन उसे इन नामों से कोई मतलब नहीं था। वो तो उस बात पर ध्यान दे रहा था जो उन लोगों ने मरने से पहले कही थी, स्काई ब्रेकर। इन बदमाशों को तो साफ कर दिया गया, लेकिन उनके पीछे की गहराई सोची गई चीज से भी ज्यादा थी। ये स्काई ब्रेकर नाम का संगठन आखिर क्या प्लान बना रहा है? इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो अपना सामान बेचकर पैसे कमा सकता था। अगर वो किसी सही जगह जाकर ये चीजें बेचता तो वो खुद मुसीबत को बुलाता। इसलिए हाइनरिक ने जानबूझकर यह सुनसान आर्केड चुना। ऐसी जगह चोरी छिपे काम करने के लिए सबसे बेहतर होती है। हाइनरिच ने भारी थैली टेबल पर पटकी और सीधे बोला कि उसे सामान बेचना है, लेकिन सामने वाले ने एक नजर देखा और उसे भगा दिया, ये कहकर कि ये कोई पॉन शॉप नहीं है। हाइनरिच वहां से जाने वाला नहीं था। उसने घूरकर पूछा, क्या तुम श्योर हो? मैंने सुना है तुम लोग ऐसी चीजें खरीदते हो। जब उसने थैली से सोने के सिक्के निकाले तो क्लर्क वहीं जम गया। ये तो स्काई ब्रेकर का बैज था, वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप जो अभी खत्म हुआ था। हाइनरिच ने मास्क पहना हुआ था और ठंडे लहजे में पूछा, अब बात करने का मन है? क्लर्क ने और कुछ नहीं कहा और जल्दी से पीछे का दरवाजा दिखाकर उसे बेसमेंट में जाने को कहा। उस दरवाजे को खोलना ही असली ब्लैक मार्केट में कदम रखना था। काउंटर के पीछे बर्ड मास्क वाला आदमी पहले से ही इंतजार कर रहा था। हाइनरिच सीधे मुद्दे पर आया। वो यहाँ पैसे लेने नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती चीज लेने आया था। सामने वाले ने सिक्के उठाए और हैरानी से पूछा, अगर पैसे नहीं चाहिए तो तुम्हें आखिर क्या चाहिए? हाइनरिच ने अपनी शर्त रखी। उसे कैश नहीं बल्कि एक विनिंग लॉटरी टिकट चाहिए था, वो भी जो एक्सपायर होने वाला हो। आखिरकार जितना भी कैश हो, अगर वो ब्लैक मनी है तो उसका कोई मतलब नहीं। उसे अपनी असली आइडेंटिटी के लिए एक साफ सुथरी एसेट चाहिए थी। इस तरीके में कमीशन बहुत ज्यादा था, लेकिन ये सुरक्षित था। एक बार लॉटरी क्लेम हो गई तो ये पैसा पूरी तरह वाइट हो जाएगा। डीलर ने सोचा था कि ये एक आम सौदा होगा, लेकिन हाइनरिच की भूख बहुत बड़ी थी। वो एक बार में 3 लॉटरी टिकट्स मांग रहा था। ये देखकर ब्लैक मार्केट का पुराना खिलाड़ी भी घबरा गया। हाइनरिच ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास और भी है, और फिर कुछ सोने की ईंटें काउंटर पर पटक दी। अब डीलर की हालत खराब हो गई। उसने हाइनरिच की कलाई पर घूर कर देखा। ये तो बहुत रेयर स्पेस स्टोरेज इक्विपमेंट था। लालच में वो नियम भूल गया और उसे देखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये हरकत उसे महंगी पड़ सकती थी। हाइनरिच ने उसका हाथ झटक दिया। वो यहाँ दोस्त बनाने या अपनी चीजें दिखाने नहीं आया था। डीलर को समझ आया कि वो आग से खेल रहा था। वो जल्दी से नीचे झुका और चुपचाप पेपर वर्क करने लगा। हाइनरिक ने उसके कंधे पर थपकी दी और शांति से बोला, आगे भी काम करने के बहुत मौके मिलेंगे। अगर इस बार काम अच्छे से हुआ तो तुम मेरे लॉन्ग टर्म पार्टनर बनोगे। ब्लैक मार्केट से बाहर निकलते ही उसके हाथ में 3 लॉटरी टिकट्स थे। कौन सोच सकता था कि ये पतले से कागज उसकी एसेट्स को वाइट करने की चाबी होंगे। पैसा तभी काम का है जब उसे खर्च किया जाए। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसका असली शरीर सुकून से रह सके। वैसे हर बार खुद भागना थोड़ा मुश्किल है। लगता है अब किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढने का वक्त आ गया है। सड़क पर भीड़ को देखकर हाइनरिक जानता था कि जब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप खत्म हुआ है, तभी से ये एरिया सच में जिंदा हुआ है।
सब कुछ अच्छे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन असली चुनौती शायद अभी बाकी थी। हाइनरिच को लगा कि जगह शांत हो गई है, तभी पीछे से एक आवाज आई कि वो कहाँ से आया है। ये मुसीबत थी, उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसका पीछा कर रहा था। सामने वाले ने ऐसे बात की जैसे वो पुराना दोस्त हो और कहा कि रिलैक्स करो, सब अपने ही हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात खत्म होते ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया। वो नुकीले दांत और खूनी आंखें सब कुछ बता रही थीं। शहर में हाइनरिच के अलावा भी एक और मॉन्स्टर था। उसने अपना परिचय दिया कि वो दूसरी दुनिया से वापस आया हुआ वैम्पायर है और उसका लेवल 6 है। वो हाइनरिच को घूर रहा था ताकि जान सके कि ये कौन है। हाइनरिच ने कोई झूठा नाम बताना चाहा, लेकिन उसके मुंह से सच निकल गया, मैं हाइनरिच हूँ। उसे समझ आया कि वो फंस गया है। सामने वाले की आंखों में कोई मेंटल मैनिपुलेशन था। हाइनरिच को शक करते देख वो बंदा जल्दी से मुस्कुराकर बोला कि उसका नाम गैमा है और उसने एक विजिटिंग कार्ड भी दिया। पता चला कि इन वैम्पायर्स का भी एक संगठन है जिसका नाम ब्लड अलायंस है, जो शहर में घूमकर उस जैसे रिटर्नर्स को रिक्रूट करते हैं। गैमा बहुत उत्साह दिखा रहा था, यहाँ तक कि उसने लेवल और इंसिडेंट्स की भी बात की। इसने हाइनरिच को रुकने पर मजबूर कर दिया। गैमा ने कार की चाबी निकाली। ये लाल स्पोर्ट्स कार शोपीस नहीं थी। उसने कहा कि सुनने से बेहतर है देखना, कुछ रहस्य अपनी आंखों से देखने पर ही समझ आते हैं। हाइनरिच ने भी ज्यादा नहीं सोचा, अगर वो खुद रास्ता दिखा रहा है तो देखते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि अंधेरे में कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। सब कुछ किसी और के कंट्रोल में था। सोलन ने अपना ईयरफोन दबाया और धीरे से हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट दी। टारगेट मूव कर रहा है, असली खेल अब शुरू होने वाला है। डायरेक्शन फॉलो करते हुए हाइनरिच उस सीक्रेट रूम में घुसा। वहां हर चीज अजीब लग रही थी। तभी जमीन पर पड़े उस स्कल ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। सामने वाले ने बताया कि वैम्पायर्स की ताकत लेवल पर डिपेंड करती है और ये मैजिक सर्कल उसकी असलियत जानने के लिए है। ऐसी जगह कोई भी देखे तो लगेगा कि ये ट्रैप है, लेकिन उसने अंदर जाने का फैसला किया। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत निकल जाएगा। हाइनरिच को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वहां की एनर्जी बहुत मिक्स थी, ब्लैक मैजिक, स्पेल्स और एल्केमी सब एक साथ मिले हुए थे। पता होना चाहिए कि पिछले 20 सालों में किसी ने भी अलग डायमेंशंस की ताकत को मिक्स नहीं किया था। लगता है ये ब्लड अलायंस वाले सच में कुछ खास हैं। काले चोगे वाले आदमी ने हाथ आगे करने को कहा, लेवल टेस्ट के लिए। सिर्फ एक हल्का सा कट लगाया गया, लेकिन असली खेल अभी शुरू होने वाला था। खून निकलते ही 5 खून के गोले हवा में बन गए। काला चोगा पहने आदमी दंग रह गया। कौन सोच सकता था कि ये नया बंदा हाईएस्ट लेवल वू लेवल का होगा। इन जुड़े हुए खून के गोलों को देखकर वो आदमी बोला कि इतनी ताकतवर रीजनरेशन पावर का मतलब है हाइनरिच का ब्लड लाइन बहुत प्योर है, लेवल कम से कम 5 से ऊपर है। गैमा पहले थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब ये रिजल्ट देखकर वो खुश हो गया। जब बेस इतना अच्छा है तो वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसने आदेश दिया और आसपास के काले चोगे वाले लोगों ने अपनी ताकत लगाई। नीचे का मैजिक सर्कल अचानक जोर से हिलने लगा। हाइनरिच ने सोचा, गया काम से। इन लोगों का इरादा बिल्कुल सही नहीं था। इस सर्कल की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल टेस्ट से बहुत ऊपर थी। ये साफ एक ट्रैप था, उसे यहाँ फंसाने के लिए। जब सामने वाला धोखा दे रहा है तो हाइनरिच ने भी नाटक बंद किया। उसने हांस को बुलाने का फैसला किया ताकि इन लोगों की धज्जियां उड़ा सके। जैसे ही रिचुअल अपने मेन पॉइंट पर था, दीवार टूट गई। सोलन ने अपनी टीम के साथ हमला कर दिया और पूरी जगह को घेर लिया। उसने तुरंत सामने वाले की असलियत बता दी, ब्लड अलायंस का लेवल 6 वैम्पायर गैमा। सोलन तैयारी के साथ आया था। उसने गैमा पर अपने ही लोगों को किडनैप करने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और सरेंडर करने को कहा। हाइनरिच थोड़ा हैरान था। ये औरत देखी हुई लग रही थी, जरूर कहीं देखा था, पर याद नहीं आ रहा था। चारों तरफ से घिरे होने के बाद भी गामा जरा नहीं घबराया, बल्कि मजाक उड़ाते हुए बोला कि सोलन तो बस किसी और के हाथ की कठपुतली है। दोनों तरफ से बात बिगड़ गई, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये सीक्रेट रूम अब खूनी मैदान बनने वाला था। गैमा ने बकवास शुरू की कि वैम्पायर्स तो पैदाइशी ऊंचे होते हैं, तो क्यों नियम माने और चूहे की तरह छुपें। सोलन ने सीधे जवाब दिया, अगर तुम जैसे पागल न होते तो सबको अंधेरे में छुपे रहने की जरूरत नहीं पड़ती। गैमा ने सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसी और पूछा कि क्या उसने कभी सोचा है कि उसके अपने साथी क्या सोचते हैं। बात खत्म होते ही सोलन के पीछे खड़े मिन यंग ने हमला कर दिया। उसके कपड़े बढ़ते हुए मसल्स से फट गए। इस हमले का किसी को अंदाजा नहीं था। सोलन वहीं जमीन पर गिर गया। पुराना साथी अचानक गद्दार बन गया और जान लेने पर उतार आया। हालत पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई। मिन यंग हमला करते हुए शिकायत कर रहा था कि अपनी पुरानी दुनिया में वो एक लॉर्ड था और यहाँ अर्थ पर सिर्फ नाइट क्लब में सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह गया। इस बड़े साइकोलॉजिकल गैप की वजह से वो संभल नहीं पाया। वो इस नीची जिंदगी से थक चुका था, इसलिए उसने गद्दारी चुनी। सोलन जमीन पर पड़े हुए दांत पीसकर पूछा, इतनी मेहनत करके इतने लोगों को किडनैप किया, क्या तुम ब्लड अलायंस के खिलाफ आर्मी बनाना चाहते हो? गैमा ये सुनकर जोर से हंसने लगा। वो इन सेकेंड क्लास लोगों को कुछ नहीं समझता था। अर्थ पर नॉर्मल लेवल अप करना मुश्किल है, लेकिन उसने शॉर्टकट ढूंढ लिया है। सामने की अजीब लाल रोशनी को देखकर सोलन को समझ आया कि क्या हो रहा है। ये आदमी टैबूज तोड़कर अपने ही लोगों को एवोल्यूशन के लिए खाना बना रहा था।
इस तरह के पागलपन का रास्ता एक बार शुरू हो जाए तो वापस नहीं जा सकते। गैमा ने सोलन का गला पकड़ा और ठंडे लहजे में पूछा, सोलन, तुम्हें क्या लगता है वो लोग जो गायब हो गए वो कहाँ गए? सोलन ये सुनकर वहीं जम गया। उसने गैमा से पूछा कि क्या वो पागल हो गया है, क्या वो फिर से बजर्क वैम्पायर बनाना चाहता है ताकि पूरी इंसानियत उनके पीछे पड़ जाए? हाइनरिच ने साइड में खड़े होकर सब समझ लिया। अर्थ पर वैम्पायर्स का एक दूसरे को खाने का नतीजा बहुत खतरनाक होता है। हालांकि ताकत तुरंत मिलती है, पर दिमाग पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इस तरह के पागल मॉन्स्टर सिर्फ खून के प्यासे जानवर बन जाते हैं। इसी खतरे की वजह से वैम्पायर्स पूरी दुनिया के दुश्मन बन गए थे। लेकिन गैमा को इन चेतावनियों से कोई मतलब नहीं था। उसने गर्व से कहा कि इतने लंबे रिसर्च के बाद उसने साइड इफेक्ट्स को फिल्टर करने का तरीका ढूंढ लिया है। उसका मानना था कि अगर खून से नेगेटिव इमोशंस निकाल दिए जाएं तो ये ताकत परफेक्ट है। ये पागलपन आग से खेलने जैसा था। गैमा सच में पागल था। उसकी नज़र में अपने ही लोग जिंदगी नहीं बल्कि एवोल्यूशन के लिए टॉप क्लास खाना थे। हाइनरिच ने असलियत देख ली। ये अजीब मैजिक सर्कल किसी को फंसाने के लिए नहीं बल्कि एक डरावना फैक्ट्री था। ये जिंदा वैम्पायर्स को एक प्योर दवा की गोली में बदल सकता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस दवा का कोई पागलपन वाला साइड इफेक्ट नहीं था। मिन यंग, उस गद्दार ने पूरी जाति के दुश्मन बनने का खतरा उठाया सिर्फ इस टैबूस ताकत के लिए। उसने ठंडे लहजे में गैमा को याद दिलाया कि वो यहाँ मुफ्त में काम नहीं कर रहा है। गैमा ने ऐसे ही जैसे किसी भिखारी को कुछ दे रहा हो वो खूनी गोली फेंक दी। मिन यंग के चेहरे पर वो बेसब्री देखकर लग रहा था कि असली मॉन्स्टर अभी पैदा होने वाला है। मिन यंग ने तुरंत वो गोली निगल ली। गोली की ताकत एकदम से शरीर में फट गई। इस अजीब एवोल्यूशन ने उसे पागल कर दिया। अपने बदले हुए पंजों को देखकर मिन यंग उत्साह में चिल्लाया, क्या ये अपने ही लोगों को खाने की ताकत है? इस पहले कभी न महसूस की गई ताकत ने उसे पूरी तरह खो दिया। लालच का दरवाजा एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होता। उसने सोलन को जोर से पकड़ा और गैमा से और मांगने लगा। जब इतने लोग लाए हो तो ये सब उसके खाने के लिए है। अब वो ताकत का गुलाम बन चुका था। गामा ने मुस्कुराकर उसे रोका। हालांकि वो ताकतवर बनने की खुशी समझता था, पर असली खेल अभी शुरू हुआ है। जल्दी मत करो। उसने अंधेरे की तरफ देखा और मिन यंग को याद दिलाया कि असली मेहमान का इंतजार बहुत देर से हो रहा है। वही आज का सबसे जरूरी मेहमान है। सोलन को निराश देखकर गामा ने हल्की आवाज में उसे इंतजार करने को कहा। लोगों के दिमाग से खेलने का ये एहसास कत्ल से भी ज्यादा निराशाजनक था। इन वैम्पायर्स का प्लान बहुत बड़ा था। 2 प्योर ब्लड और 4 आम लोग। उनकी नज़र में ये सब एवोल्यूशन के लिए बेस्ट दवा थे। उन्हें पता चला कि दूसरी डायमेंशन के लोगों को खाने का असर बहुत अच्छा होता है। कुछ तो इतने बेसब्र थे कि सबको एक साथ खाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, नीचे का टेलीपोर्टेशन सर्कल अचानक फट गया। हाइनरिच अपने मददगारों के साथ सीधे उनके अड्डे पर आ गया। हांस अपनी छड़ी लेकर धीरे से सामने आया। उसके लहजे में नफरत थी। उसने कहा कि इन लोगों का सीक्रेट मैजिक अच्छा है, पर घर की सिक्योरिटी बिल्कुल खोखली है। हांस के आदेश पर अनगिनत स्केलेटन सोल्जर्स जमीन से बाहर निकले। उसने सबके सामने घोषणा की कि अब से उसकी इजाजत के बिना कोई यहाँ से नहीं जाएगा। पहले जो गैमा उछल रहा था वो अब पूरी तरह घबरा गया। वो पीछे हटते हुए चिल्लाया कि कोई भी अलग न हो, वरना दूसरा बंदा एक एक करके सबको खत्म कर देगा। लेकिन असली ताकत के सामने ये मौत की तड़प बहुत देर हो चुकी थी। मिन यंग ने सोचा कि गोली खाकर वो सब बदल देगा। वो पूरी तरह कांटों से भर गया और पागल की तरह हमला किया, यहाँ तक कि LICH को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हांस की नज़र में इस तरह का म्यूटेशन सिर्फ एक थोड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट था। वो तो ये सोच रहा था कि क्या दूसरी डायमेंशन के वैम्पायर्स इतने अजीब दिखते हैं। जैसे ही मिन यंग को लगा कि वो जीत गया, हांस की छड़ी के एक इशारे से एक तेज ताकत ने उसके शरीर को आर पार कर दिया और उसे वहीं जम दिया। हाइनरिक तभी आराम से बाहर निकला। उसके लहजे में थोड़ी नफरत थी। उसने कहा कि वो तो ग्रीन फार्मिंग करना चाहता था, बिना खून बहाए काम हो जाए, पर ये लोग नहीं माने और मैदान को खूनी बना दिया। वो तड़पते हुए मिन यंग के पीछे गया, जैसे किसी डरे हुए शिकार को तसल्ली दे रहा हो, और धीरे से बोला, कोई बात नहीं, असली कटाई तो अब शुरू हुई है। हाइनरिच ने अचानक अपने दांत निकाले और मिन यंग की गर्दन काट दी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपने ही जाति के लोगों को खाना बनाएगा। दूर खड़ा गैम्मा दंग रह गया। ये पागल क्या कर रहा है? एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर का शिकार कर रहा है। मिन यंग निराशा में तड़प रहा था। उसने ताकतवर बनने के लिए सबको धोखा दिया और अंत में वो सिर्फ दूसरों के काम आया। खून निकलने के साथ ही अनगिनत उलझी हुई यादें हाइनरिच के दिमाग में आने लगीं। ये मेंटल पोल्यूशन दर्दनाक था, पर इससे मिली ताकत बहुत डरावनी थी। दोनों के वैम्पायर फैक्टर्स मिक्स होने लगे। इस एवोल्यूशन ने हाइनरिच के शरीर को पूरी तरह बदल दिया। सिस्टम की आवाज आई, स्पेशल स्किल, हाइब्रिड एवोल्यूशन अवेकन हो गया है। हाइनरिच अब पूरी तरह बदल चुका था। इसी पल हाइनरिच के अंदर का वैम्पायर फैक्टर पूरी तरह जाग गया। न सिर्फ उसे नई आइडेंटिफिकेशन स्किल मिली, बल्कि वो सामने वाले की हर वैल्यू को साफ देख सकता था। अब सब कुछ बदलने वाला था। इस हाइब्रिड एवोल्यूशन स्किल के साथ हाइनरिच ने देखा कि वो किसी भी वैम्पायर की खास ताकत को छीन सकता है। उसने मुस्कुराकर कहा, ये सब ताकत अब मेरी है। गैम्मा दंग रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि हाइनरिच ने अपने जाति के लोगों को खाने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। ये इंसान के बस की बात नहीं थी। हाइनरिच ने अपने शिकार को पकड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला,
जानना चाहते हो कि होश में कैसे रहते हैं? असल में बहुत आसान है। खून पीते वक्त उनकी दिल की बात मत सुनो। बात खत्म होते ही उसने काट लिया, सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ये तो मारने के साथ दिल तोड़ने जैसा था। खून खत्म होते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन फिर से आई। हाइब्रिड एवोल्यूशन के जरिए हाइनरिच को एक और क्लोकिंग स्किल मिल गई। अब दुश्मन के पीछे घुसना और आसान हो गया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। हाइनरिच ने गामा का सर पकड़ा। उसे सिर्फ खून नहीं चाहिए था, बल्कि उसके दिमाग में छुपा रहस्य भी चाहिए था। असली सोल सर्च अब शुरू हुई है। वो साजिशें जो अंधेरे में छुपी थीं, अब ज्यादा देर नहीं छुपी रहेंगी। यादें पढ़ते ही स्काई ब्रेकर नाम का संगठन सामने आया, और वो रहस्यमयी बेटा भी। लगता है इस बार असली बड़ी मछली पकड़ी गई है। हाइनरिच ने जमीन पर बने मैजिक सर्कल को देखा। ये उलझे हुए डिजाइन साफ उन लोगों का काम था। वो ब्लड अलायंस की मदद क्यों कर रहे थे? इसके पीछे की गहराई सोची गई चीज से भी ज्यादा है। सीन बदला। रात के शहर में शांति थी। सोलन आखिरकार होश में आया। आंख खुलते ही उसने हाइनरिच को अपने पास खड़ा देखा। हाइंस ने धीरे से पूछा, क्या तुम जाग गए? हालांकि वह फिलहाल खतरे से बाहर था, लेकिन पोचियंजे का साया पूरी तरह से छा चुका था। आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला था। सोलन जैसे ही होश में आया, वह गुस्से से भर गया। उसने हाइंस का गला पकड़ लिया और उसे अपने ही जाति के लोगों को बेचने वाला गद्दार कहकर गाली देने लगा। हाइंस ने जल्दी से उसे समझाया कि असली बदनसीब तो वह खुद है जिसे किडनैप किया गया था। अगर वह और हंगामा करता तो गाड़ी पेड़ से टकरा जाती। गलतफहमी दूर होने के बाद हाइंस ने झूठ बोल दिया कि वह मास्क पहनने वाला जेलर अचानक आ गया था, इसलिए उसने अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसे बचा लिया। सोलन ने हंसते हुए अपना परिचय दिया कि वह नॉक्टर्निया से है। हाइंस उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसे लग रहा था कि यह आवाज और चेहरा कहीं देखा हुआ है। हाइंस ने पूछा कि जब सब ब्लड अलायंस के हैं तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं? सोलन ने मजबूरी में बताया कि ब्लड अलायंस अब बांट चुका है। रेडिकल ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप के बीच भयानक लड़ाई चल रही है। सोलन ने बताया कि वह लोगों को बचाने के लिए घुसा था। हालांकि सफर खतरनाक था, पर किसी तरह जान बच गई। लेकिन हाइंस जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ और भारी मुसीबतें आगे इंतजार कर रही हैं। सोलन को लगा कि अगर वह जानकारी हाई कमांड को दे देगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाइंस जानता था कि मामला इतना आसान नहीं है। शायद रेडिकल ग्रुप पहले ही हाई कमांड के साथ मिल चुके हैं। सोलन ने हाइंस की ताकत देखकर उसके बारे में पूछा। हाइंस ने झूठ बोल दिया कि उसका नाम हाइंस है और वह अभी अभी अर्थ पर वापस आया एक आम इंसान है। सोलन ने सुनते ही उसे ब्लड अलायंस के मॉडरेट ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। न सिर्फ लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ब्लड बैंक में खून भी मिलता रहेगा। यह ऑफर काफी लालच भरा था। हाइंस ने मना नहीं किया और सीधे सोलन के साथ उनके बेस चला गया। वह देखना चाहता था कि यह मॉडरेट ग्रुप असल में है क्या। गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी। जैसे ही वह अंदर गए, किसी ने सोलन का नाम पुकारा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। सोलन के अंदर आते ही एक छोटी बच्ची दौड़कर उससे लिपट गई। उसका नाम नाइहुई था और लग रहा था कि सोलन से उसका रिश्ता बहुत गहरा है। सोलन ने हाइंस का परिचय करवाया। नाइहुई ने डरते हुए हेलो कहा। साफ था कि वह इस नए चेहरे से अनजान थी। नाइहुई को सेटल करने के बाद हाइंस ने पूछा कि यह बच्ची तो बस कुछ साल की लग रही है, क्या यह भी कोई पुरानी मॉन्स्टर है जो बहुत समय से जिंदा है? सोलन ने सर हिलाया और कहा कि नाइहुई कोई रिटर्नर नहीं है, वह अर्थ पर ही पैदा हुई एक वैम्पायर है। यह सुनकर हाइंस हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि सभी वैम्पायर्स बाहर से नहीं आते, बल्कि अर्थ पर पैदा होने वाले भी होते हैं। सोलन ने दीवार पर लगी तस्वीर को देखा। उसकी आवाज में थोड़ा दर्द था। नाइहुई के पिता एक रिटर्नर थे, लेकिन इस परिवार की कहानी शायद सोच से भी ज्यादा गंभीर थी। पता चला कि नाइहुई इसलिए वैम्पायर बनी क्योंकि उसके पिता उसकी जान बचाना चाहते थे। हाइंस को समझ आया कि सरकार वैम्पायर्स के पीछे क्यों पड़ी है। यह एक तरह की क्रॉस डायमेंशनल बीमारी जैसा है। सोलन ने समझाया कि अर्थ पर किसी को कन्वर्ट करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, और यह भी कि वह आम इंसान की तरह धूप में रह सके। उसके पिता ने शायद इसके लिए अपनी आधी जान दांव पर लगा दी थी। बातें करते हुए सोलन उसे एक कमरे में ले गई और कहा कि आराम करे, कुछ चाहिए हो तो बता देना। सोलन के जाते ही हाइंस रुक गया। एक छोटी सी बात जो उसने इग्नोर की थी, अब सामने आ गई थी। वह जेस्चर और वह आवाज। हाइंस ने आखिरकार सामने वाले इंसान को अपनी यादों से जोड़ लिया। यह वही महिला स्ट्रीमर थी जिसे वह अक्सर इंटरनेट पर देखता था। पहचाने जाने पर सोलन शर्मा गई और कहा कि यह लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से एक आदत बन गई है। उसने पूछा कि क्या हाइंस उसका फैन है। हाइंस ने जल्दी से सफाई दी कि उसने बस रिकमेंडेशन में कुछ बार देखा है, वह कोई बड़ा फैन नहीं है। अब सोलन थोड़ा सहज महसूस करने लगी। उसने बताया कि वह पहले एक ट्रेनी थी और दूसरी दुनिया से वापस आने के बाद भी वह स्पॉटलाइट में रहना चाहती थी, इसलिए स्ट्रीमिंग शुरू की। हाइंस ने उसकी उम्र पूछी। सोलन 22 साल की है और 4 साल पहले यानी 18 साल की उम्र में वह वैम्पायर बनी थी। सोलन ने पूछा कि हाइंस कितने साल का है और कब अवेकन हुआ। हाइंस इस सवाल में फंस गया। वह देर तक हकलाता रहा और फिर बाद में बताएंगे कहकर कमरे में चला गया। सोलन दरवाजे पर हैरान खड़ी रही कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। कमरे में आकर हाइंस को बहुत शर्म आई। वह अब तक सोच रहा था कि सोलन छोटी है, इसलिए वह उससे ऐसे बात कर रहा था, पर असल में वह उससे बड़ी निकली। जब पता चला कि वह स्ट्रीमर है, हाइंस ने इंटरनेट पर सर्च किया। उसे उसका अकाउंट मिल गया, जहां एक नोटिस था कि वह 1 हफ्ते की छुट्टी पर है।
हाइंस फोन की स्क्रीन को देखता रहा, उसे बुरा लगा। अगर उस दिन वह उसे नहीं बचाता तो शायद यह पोस्ट उसका आखिरी मैसेज होता। सुबह होते ही बाहर शोर होने लगा। हाइंस जैसे ही नीचे गया उसने सुना कि सोलन फोन पर गुस्से में है। इन्वेस्टिगेशन टीम को वहां कुछ नहीं मिला। पूरी जगह जलकर राख हो चुकी थी, कोई सबूत नहीं बचा था। बिना सबूत के उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पकड़ना मुश्किल था। सोलन गुस्से में थी। हाइंस वहां खड़ा शर्मिंदा था। उसने सबूत मिटाने के लिए इतनी जोर से हमला किया था कि अब उनके अपने लोग भी कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। हाइंस ने अचानक उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों के ठिकाने के बारे में पूछा। सोलन को लगा कि शायद उसे खून पसंद नहीं आया। हाइंस ने सफाई दी कि वह बस उनसे दूर रहना चाहता है। उसने सोलन का फोन लिया और मैप पर सारे ठिकाने मार्क कर दिए। सोलन को लगा कि वह उसकी मदद कर रहा है, पर हाइंस का इरादा कुछ और था। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दे दिया था। हाइंस का लेवल अब पीक पर था और एवोल्यूशन के लिए ये एक्सट्रीमिस्ट लोग सबसे अच्छा खाना थे। सोलन ने पूछा कि क्या वह ब्रेकफास्ट करेगा, पर हाइंस ने मना कर दिया। मैप पर लाल डॉट्स को देखकर उसने तय कर लिया था कि उसे कहाँ पेट भरना है। मैप पर मार्क की गई जगहों को देखकर हाइंस ने अब और नहीं छुपाया। जब ठिकाने पता चल गए हैं तो आगे का प्लान आसान है। उसने खुद से कहा, अब बाहर निकलकर खाना खाने का वक्त आ गया है। यह खाना बहुत शानदार था। कमरे में फैली तबाही उसके लिए स्वादिष्ट थी। मरने से पहले की धमकियां हमेशा कमजोर लगती हैं। आदमी ने दांत पीसकर कहा, हमारा परिवार तुम्हें खत्म कर देगा। हाइंस ने हंसते हुए पूछा, तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? अभी मिली नई क्षमता का इस्तेमाल करके उसने सीसीटीवी कैमरास को हैंडल कर लिया। अब सब अंधे हो गए थे। आखिरी रुकावट भी हट गई थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। उसने एक जिंदा आदमी को पकड़ा और शांति से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? एक बड़ा सरप्राइज मिला। ये हाई लेवल लोग कल विला में पार्टी करने वाले थे। उसके लिए यह एक तोहफा था। जब वह सब एक साथ मिल रहे हैं तो एक ही बार में सबको खत्म कर देना बेहतर है, लेकिन निकलने से पहले यहाँ का कचरा साफ करना होगा। उसने एक वॉइड फ्लावर फेंका। खूनी फूल ने पल भर में पूरे कमरे को जला दिया। यह आग तब तक नहीं बुझती जब तक टारगेट खत्म न हो जाए। असली शिकार कल शुरू होगा। वह सब कुछ साफ सफाई से करना चाहता था। नई क्षमता से सारे सबूत जला दिए ताकि कोई मैजिक का निशान न बचे। अब कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही वह काम खत्म करने वाला था उसका शरीर कंट्रोल से बाहर हो गया। एक तेज रिएक्शन अंदर से हुआ। यह एहसास उसे बहुत अच्छे से पता था। यह कुछ बुरा नहीं था, बल्कि शरीर फिर से इवॉल्व हो रहा था। यह बदलाव एक और खतरनाक ताकत के जगने का इशारा था। प्योर ब्लड सीधे ट्रू इविल में इवॉल्व हो गया और एक गॉड लेवल स्किल भी मिल गई। अब उसकी रिकवरी लिमिट से बाहर थी। आखिरकार वह असली ट्रू इविल बन गया था। स्किल्स भी अल्टीमेट फॉर्म में आ गई थी। इस ताकत को टेस्ट करने के लिए उसने खुद पर हमला किया, देखने के लिए कि रिकवरी कितनी तेज है। नतीजा हैरान करने वाला था। जख्म पल भर में भर गए, निशान तक नहीं बचा। इस तरह की रिकवरी और स्किल्स के साथ अब उसे कौन रोक सकता है? ट्रू ब्लड डोमेन और सुपर रिकवरी का कॉम्बो कमाल का था। जब तक वह लड़ाई में दुश्मन का खून पीता रहेगा वह अमर है। ट्रू ब्लड की ताकत इतनी है तो होली ब्लड कितना ताकतवर होगा? वह तस्वीर को देखकर सोचने लगा। सीन बदला। सोलन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। अचानक एक बड़े फैन ने 10 लाख डोनेट कर दिए। वह खुशी से झूम उठी। 1 महीने के खून का खर्चा निकल गया था। वह खुशी से हिसाब लगा रही थी कि तभी दरवाजा खुला और हाइंस वापस आ गया। हाइंस के आने का वक्त गलत था। सोलन पैसे कमाने में बिजी थी और वह शांति से उसे वही करते रहने को कह रहा था। सोलन गुस्से में आ गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शायद पूरी बिल्डिंग ने सुन लिया होगा। उसने कहा कि अंदर आने से पहले नॉक करना सीखो। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, हाइंस के सर पर चोट लगी थी। सोलन ने गुस्से में पूछा कि आधी रात को क्या आफत आ गई। उसने बताया कि वह बस रास्ते में था और एक पार्सल देने आया है। लिफाफे में उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों के जुर्म के सबूत थे। यह पहली बार नहीं था। कौन है जो पीछे से मदद कर रहा है? सोलन को शक होने लगा। अभी उसने जानकारी शेयर की और तुरंत सबूत मिल गए। क्या वही मिस्टीरियस मास्क वाला आदमी हाइंस ही है? और इस वक्त हाइंस दूर की एक मैंशन पर नजर रखे हुए था। जगह मिल गई थी। अब खाना खाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हाइंस ने स्काउट मोड ऑन किया। बिल्डिंग एक खूनी लेयर से ढकी थी, पर उसकी लाल आंखों के सामने कुछ नहीं छुप सकता था। सब लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे। गैमा लेवल के दुश्मन। उनकी ऑरा काफी ताकतवर थी। सुरक्षा के लिए उसने हांस को शैडो में छुपा दिया, सरप्राइज अटैक के लिए। लोकेशन लॉक हो गई थी। अब कोई देरी नहीं। हाइंस सीधे ऊपर से नीचे कूद गया। कांच टूटने की आवाज के साथ वह उनके सामने था। वह लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही असली नाइटमेयर अंदर आ चुका था। हाइंस ने खिड़की तोड़ी, पर अंदर कोई नहीं था। अभी तो लोकेशन लॉक की थी, सब कहाँ गायब हो गए? जब वह हैरान था, कुछ रेड आइड वैम्पायर्स सामने आए। लीडर ने अकड़ कर कहा, हम तो उस मास्क वाले को पकड़ने आए थे, पर एक नया चेहरा मिल गया। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सामने आया है उसे खत्म कर दो। वह लोग हाइंस को देखने लगे। ऐसा आदमी पहले नहीं देखा था, पर महसूस हो रहा था कि वह कम से कम लेवल 7 का है। उन्हें शक था कि क्या हाइंस किसी नई डायमेंशन से है, पर अब यह जरूरी नहीं था क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली थी। हाइंस ने एक नजर में उनकी असलियत समझ ली। पुरानी यादों के हिसाब से ये सिल्वर हेयर्ड लोग बेटा ग्रेड के थे। असली मुसीबत पीछे खड़े मास्क वाले स्काई ब्रेकर्स थे। उनकी कोई ऑरा नहीं थी। ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था।
लीडर ने अकड़ कर कहा कि हाइंस को पकड़ लो, पर उसकी अगली बात से हाइंस रुक गया। उसने शैडो में छुपे हांस को भी पहचान लिया था। यह अनएक्सपेक्टेड था। दुश्मन की परसेप्शन बहुत तेज थी। जब राज खुल गया है तो अब नाटक करने की जरूरत नहीं। हाइंस की आंखों में ठंडक आ गई। अगर तुम जल्दी मरना चाहते हो तो चलो खत्म करते हैं। हाइंस ने ब्लड फ्लो एक्सेलरेशन यूज किया। रफ्तार इतनी तेज थी कि दिख नहीं रहा था। सूट पहने आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही खूनी ब्लेड्स ने उसे आर पार कर दिया। लीडर हैरान था। उसने देखा कि हाइंस अपने हाथ से खाना खा रहा था। ऐसी लड़ाई की टेक्निक उसने कभी नहीं देखी थी। यह तो बस शुरुआत थी। हाइंस ने हंसते हुए याद दिलाया कि इतनी जल्दी मत डरो, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। बात खत्म होते ही शैडो से हजारों स्केलेटन सोल्जर्स निकल आए। अफरा तफरी मच गई। जो वैम्पायर्स अभी अकड़ रहे थे अब भागने की सोच रहे थे। उसके लिए सजा मिलने से बेहतर था इस मॉन्स्टर के हाथ से मरना। भागोगे? दरवाजे पहले ही बंद थे। एक काली औरा ने उसे जमीन पर पटक दिया। शैडो से एक साया निकला और हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही बैरियर बना सकते हो? मास्क पहने हंस सामने आ गया। शिकार अब शुरू हुआ है। जो अंदर आ गया वह जिंदा बाहर नहीं जाएगा। यह एक मौत की लड़ाई है। एक तरफा कत्लेआम से दुश्मन की हालत खराब हो गई। लीडर को उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन इतना ताकतवर होगा। जब बच नहीं सकते तो सामने से लड़ना ही होगा। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई, मरते दम तक लड़ने के लिए। हाइंस ने हंसते हुए कहा, तो मैं भी यहाँ रोशनी कर देता हूँ। एक घूंसे ने एब्सोल्यूट डिफेंस को कांच की तरह तोड़ दिया। हाइंस के सामने यह सब